बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अमार अवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से, आपको पता है फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट, और आज फ्राइडे एक दफ़ा फिर और आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन मुझे जो रिसीव हुआ वो था जी, पैरेलल एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आर तो सेम हो सकते हैं कि नहीं, मतलब पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हम 3 रजिस्टर यूज़ कर रहे थे, R1, R2, R3। तो वहाँ पर मैंने शायद ये कहा कि R1, R2, R3 की वैल्यू डिफरेंट है। मैंने वो बात बिल्कुल ठीक कही थी कि डिफरेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम उनको सेम भी रख सकते हैं? जी हाँ, आप R1, R2, R3 की वैल्यू को सेम कर भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैलकुलेशंस, आंसर्स, रिजल्ट्स वो सारे के सारे सेम रहेंगे। आर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पूछा है, अगर आर हम सेम रख लें तीनों, मतलब R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू सेम है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट एंड द वोल्टेज। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अगर तो आप बात कर रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, तो याद रखिएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट के फ्लो का वन पाथ है, वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो चाहे रेजिस्टेंस तीनों एक जैसे हैं, रेजिस्टर्स चाहे एक जैसे नहीं हैं, दोनों केसेस के अंदर जो अगर सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट चेंज नहीं होगा, करंट विल रिमेन सेम। अगर सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना होने की वजह क्योंकि करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वोल्टेज उसी तरह ड्रॉप तो करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द सेकंड रजिस्टर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप एट द थर्ड रजिस्टर। ये सिर्फ और सिर्फ केस तब है, ओनली हैपन्स व्हेन R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3। ये सिर्फ तब होता है, वरना ये नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट तो सेम रहना है, रेजिस्टेंस वैसे आपने सेम रखी है। तो जब आपने V1 को लिखना है तो आपने इसको लिखना है IR1, V2 को लिखना है तो आपने लिखना है IR2, V3 को लिखना है तो आपने लिखना है IR3। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी द सेम। तो V1, V2 और V3 की वैल्यू सेम होगी। और यही चीज़ अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप इस चीज़ को देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगा, करंट सबसे पहले करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो तीनों पाथ्स के ऊपर एक जैसा करंट ही फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस तीनों एक जैसे हों, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, तो करंट के तीनों रास्तों के ऊपर एक जितनी ऑपोजिशन होगी। जब तीनों पाथ्स के ऊपर एक जैसी ऑपोजिशन होगी तो करंट की अमाउंट इस केस में भी सेम होगी। I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3, क्योंकि करंट अपना पाथ अपने ईज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। जितना आसान रास्ता होगा वहाँ से करंट उतना ज़्यादा पास करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने करंट के सामने पाथ दो रखे गुजरने के, यूँ आपने यहाँ से करंट फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ से एक पाथ ये, एक पाथ यहाँ से ऊपर। एक रजिस्टर यहाँ पर लगा है स्मॉलर, और एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगा दी है लार्जर वन, तो करंट ज़्यादा कहाँ से पास करेगा? ऑब्वियसली स्मॉलर रेजिस्टेंस में से करंट ज़्यादा पास करेगा, और जो बड़ी रेजिस्टेंस है लार्जर रेजिस्टेंस, उसमें से करंट कम पास करेगा। तो चूंकि तीनों रेजिस्टेंसेज आपने कहा इक्वल है तो करंट विल रिमेन सेम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल का ड्रॉप तो वैसे भी इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग हिसाब से वैल्यू होगी। नेक्स्ट, कार्बन कलर कोड रजिस्टर में थर्ड कंपोनेंट अगर ब्लैक हो। हमने कार्बन कलर कोड रजिस्टर पढ़े थे, हमने उसमें ये बात डिस्कस की कि कार्बन कलर कोड रजिस्टर के अंदर आपने इसमें बैंड्स ड्रॉ करने होते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर आपने पहला बैंड ड्रॉ किया, फिर फर्स्ट कलर है, उसके बाद यहाँ पर ये कोई सेकंड कलर है, ये उसके बाद यहाँ पर कोई थर्ड कलर है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये थर्ड कलर ब्लैक हो, और अगर ये थर्ड कलर ब्लैक हो तो बनाने वाला फिजिस्ट ही होगा, वो किसी सूरत यहाँ पर ब्लैक नहीं पुट। तो बच्चों बनाने वाला भी इसको फिजिस्ट ही होगा, तो यहाँ पर थर्ड कलर किसी सूरत हम ब्लैक पुट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये जो भूल जाए बात कि आप यहाँ पर को ब्लैक कलर रखेंगे, किसी सूरत नहीं। और इसका रूल फिर सुन लें, फर्स्ट कलर है, फर्स्ट बैंड, फर्स्ट कलर, और फर्स्ट कलर का जो नंबर वही नंबर आप प्लेस कर देंगे। सेकंड कलर जो नंबर वही प्लेस हो जाएगा।
थर्ड कलर जितने जो नंबर उतने ज़ीरोस। अगर थर्ड कलर के ऊपर लेट्स से रेड कलर है तो आप रेड कलर को सीरीज में देखेंगे, द रेड कलर अपीयर्स एट BBR, ब्लैक ब्राउन रेड, रेड का नंबर बनता है 2, तो नंबर 2 है ना, तो जो नंबर उतने ज़ीरोस लगाएंगे आप इन केस कोई भी कलर। और अब यहाँ पर हम ब्लैक रख दें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि थर्ड कलर ब्लैक हो जाए। आप अपने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स को जब आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें थर्ड कलर ब्लैक हो, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हमें पता कैसे चलता है फर्स्ट वाला कौन सा है और फोर्थ वाला बैंड कौन सा है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और आगे यहाँ पर कोई फोर्थ बैंड है। तो ज़ाहिर बात है हमने ये बात आपको पढ़ाई है कि फोर्थ बैंड या तो होता है सिल्वर या होता है गोल्डन। अगर तो उन दोनों में से कोई है तो वो तो फोर्थ पे आपने रखना ही रखना है, तो उस तरफ 4 होगा, फिर नेक्स्ट 3 and 2 and 1, ठीक है। ऑपोजिट साइड से आप उसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट अगर फोर्थ जो कलर होता है, फोर्थ कलर वो या तो गोल्डन होगा या फिर वो ब्लैक सॉरी सिल्वर होगा, गोल्ड या फिर होगा सिल्वर। गोल्ड के केस में टॉलरेंस ±5% ऐड करनी है, जबकि सिल्वर के केस में आपने ±10%, और अगर फोर्थ कलर ना हो, फोर्थ बैंड ना हो तो ±20%। नेक्स्ट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट क्यों नहीं चेंज होते। तो सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज तो चेंज होता है, करंट क्यों नहीं चेंज होता। मैंने बताया सीरीज सर्किट के अंदर करंट के गुजरने का एक ही पाथ है। जब करंट के गुजरने का रास्ता एक है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि करंट की वैल्यू चेंज हो जाए। करंट क्या चीज़ है, करंट असल में क्या चीज़ है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में कितने चार्जेस पास करते हैं। देखो चार्जेस ने आपने बच्चों स्टार्ट करने हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में आपने उनको भेजना है, तो यहाँ पर आपने रास्ते में रजिस्टर लगा रखे हैं, ये R1 है, यहाँ पर कोई R2 है, 2 रजिस्टर ही काफ़ी हैं। अब करंट ने यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, रजिस्टर R1 में एंटर हुआ, रजिस्टर R2 से हुआ, यहाँ से R3। क्या कोई रास्ता है एस्केप करने का, भागने का? कोई रास्ता नहीं है। जो चार्ज यहाँ से चल पड़ा, अब उसने सर्किट कंप्लीट करके यहाँ तक आना ही आना है, तो करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है? करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इस केस में करंट की वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है? करंट की वैल्यू जो चेंज होती है ना, वो सिर्फ इन दोनों पाथ्स की हद तक चेंज होती है बस। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आया है तो यहाँ पर भी आय ही मिलेगी। किरचॉफ रूल्स आप पढ़ चुके हैं, किरचॉफ रूल्स में आप ये बात सीख चुके हैं, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जितना करंट यहाँ से होगा उतना ही करंट वहाँ पर होगा। हाँ, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, अगर मैं इधर कह दूँ I1, इधर मैं कह दूँ I2, तो मैं कहूँगा I1 विल बी ग्रेटर दैन I2, क्या I1 I2 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग पाथ्स हैं, जहाँ से आसान रास्ता है वहाँ से ज़्यादा करंट पास करेगा, जहाँ पर डिफ़िकल्ट रास्ता है, जहाँ पर रजिस्टर है, वहाँ से कम करंट पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रजिस्टर। कि रियोस्टेट को एक्सप्लेन करें जी, एज ए वेरिएबल रजिस्टर कैसे होता है। तो रियोस्टेट को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले कि रियोस्टेट असल में है क्या। एक दफ़ा फिर से मैं उसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ करते हैं हम इसको। रियोस्टेट क्या है कि एक वायर, रेजिस्टेंस वायर है ये, इस रेजिस्टेंस वायर के अंदर करंट को एंटर करने का टर्मिनल है A, यहाँ से हम करंट को एंटर करते हैं A। इसके साथ यहाँ पर एक कंडक्टर बार होती है जो इसके साथ अटैच होती है। इस कंडक्टर बार के ऊपर एक पॉइंटर है कुछ यूँ, ये भी कंडक्टर है, और ये पॉइंटर इधर इस वायर के साथ कनेक्टेड होता है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है उसके साथ कनेक्टेड होगा। एक यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल होता है, यहाँ पर B, एक यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल, एक यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पर टर्मिनल कह दें B, यहाँ पर मैं टर्मिनल कह देता हूँ C। इस मेटालिक रॉड का नीचे जो कांटेक्ट है वो सिर्फ इस पॉइंट से होगा। क्या होगा? यूँ कि करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया इस रेजिस्टेंस वायर में। अब रेजिस्टेंस वायर में एंटर होने पर क्या होगा? पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस करंट के पोटेंशियल को ड्रॉप करेगी। अब करंट यहाँ से मूव करके यहाँ तक, यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ से बाहर चला गया।
अब अगर मैं इस स्लाइडर को इधर स्विच कर दूं तो क्या होगा, तो बजाय आप वायर का इतना बड़ा पोर्शन यूज़ करें, आप वायर का कम पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर कहीं यहाँ पर आ गया, अब रेजिस्टेंस का सिर्फ ये पोर्शन यूज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस आपने कम यूज़ की। स्लाइडर को आगे मूव करवा दें, टर्मिनल बी की तरफ आप उसको पुश करें, तो अब आप रेजिस्टेंस इतनी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, मज़ीद आगे पुश करते चले जाएं, रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर पहुँच कर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अब आपको शायद ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज कर ली बाय मूविंग दिस टर्मिनल, ठीक है। इसको जो भी नाम बी या सी बुक के अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना रख दें। अगर ये ए के क्लोज़र है, आप रेजिस्टेंस कम यूज़ कर रहे हैं, ए से अवे जा रहे हैं, यू आर यूजिंग मोर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट दूसरा इसका यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल गेन करने के लिए आपके पास दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल बी, एक टर्मिनल सी। आउटपुट के तौर पर हम दो टर्मिनल ले सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस वक्त पॉइंटर को यहाँ पर रखा हुआ है, अटैच किया हुआ, करंट यहाँ से फ्लो किया, यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट से पॉइंट बी पे मुझे एक पोटेंशियल मिल गया V1, फिर करंट इस वायर में से कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेगा और सी पर यहाँ पर मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा V2। कितनी तरह के पोटेंशियल मिल गए, दो तरह के पोटेंशियल मिल गए। एक वो पोटेंशियल होगा जो ये पूरी रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, दैट विल बी V इज इक्वल्स टू IR। दूसरा पोटेंशियल मुझे वो मिल जाएगा जिसमें इतनी रेजिस्टेंस सिर्फ यूज़ हो रही है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ से हमने टच किया हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी यूज़ हो रही है R, तो दूसरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। अगर मैंने V1 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं यहाँ से यूँ निकाल सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू V2 ओवर R, और अगर इस वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, V1 विल बी इक्वल टू V2 ओवर R इंटू R। तो ये हमने इसको यूज़ कर लिया एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। फिर सुन लें, पहली चीज़ है एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर यूँ है कि ये रेजिस्टेंस वायर है, ये जो कॉयल मैंने ड्रॉ की। अगर तो आप बात करें इस कॉयल की, तो अगर आप इसका इतना सा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम है। आप इस स्लाइडर को आगे मूव करवा देते हैं, जैसे जैसे आप अवे जाते जा रहे हैं रेजिस्टेंस इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, और पॉइंट अगर सी पर आप जाकर कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल लास्ट पे पॉइंटर को, तो रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। नाउ अब हम यूँ करें, ये हो गया, हमने इसको यूज़ कर लिया एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। अब अगर हम यूँ करें कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर देखें, तो यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ तक फ्लो किया, यहाँ से एक रास्ता करंट का, ये कुछ करंट उधर चला गया, कुछ करंट यहाँ रेजिस्टेंस से आगे होकर टर्मिनल सी से मिल गया। तो बी पर जो मिलेगा दैट विल बी वोल्टेज V1, और सी पर जो मिला उसका मैंने नाम दे दिया V2 का। दो अलग अलग पोटेंशियल मिल गए, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। या आपने पोटेंशियल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर V2 पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा V2 इज इक्वल टू IR, और I यहाँ से कैलकुलेट करें V2 ओवर R, ये करंट की वैल्यू। यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस आपने कम यूज़ की, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, और I की वैल्यू मैंने वहाँ से पुट कर दी V2 ओवर R, V1 विल बी इक्वल टू V2 R ओवर R। तो ये है जी पोटेंशियल डिवाइडर का टॉपिक ही। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्यों नहीं चेंज होती। मतलब क्वेश्चन ये है कि जब मैंने रेजिस्टेंस का आपको टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी है, तो पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बच्चों यूँ है कुछ सिचुएशन कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस सब कुछ मौजूद है। हम इसमें से करंट पास करवा रहे हैं, और आज हम जानते हैं रियल केसेस में करंट किसकी वजह से फ़्लो करता है। करंट फ्लोज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के दरमियान से गुजरना है। अब न्यूक्लियस सॉलिड के केस में वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। एक न्यूक्लियस की मूवमेंट में ड्रॉ करूं, इट विल वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा, इस कोलिजन के नतीजे में होगा क्या, कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जब आकर इस न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यही इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन है, इसी चीज़ का नाम रेजिस्टेंस है।
और अगर मैं अब यहाँ से एक्सप्लेन करूँ कि गर्म होने पर टेम्परेचर हीट करने पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो हमें इस वायर को हीट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ने आकर इससे कोलाइड करना है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना है, क्योंकि कोलिजन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा? टेम्परेचर विल इफ़ेक्ट द काइनेटिक एनर्जी। किस चीज़ की? दोनों की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियस कह लें, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब होगा क्या? होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियस की पहले बात करें, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मोर वायलेंटली वाइब्रेट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर दो चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है नंबर वन काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से है, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ा देगी, मतलब टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी। तो ये न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेगा, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर थर्मल एक्सपेंशन भी होती है, तो उसके नतीजे में ये वाइब्रेशन का जो इफ़ेक्ट है ये पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले से जब वाइब्रेशनल इफेक्ट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये तेज़ वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कोलाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कोलाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो अब इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करवा बैठे। अब रेजिस्टेंस तो हो चुकी है इंक्रीज़, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को हमने एक फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कर रखी है बाय यूजिंग अ बैटरी। एक बैटरी लगाई हमने, इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन दी कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करे। अब अगर टेम्परेचर बीच में इसको डिस्टर्ब करेगा तो टेम्परेचर इसकी इसी मोशन पे इफ़ेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की कोशिश ये होगी कि वो बढ़े और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्टॉर्ट करके उसे रैंडम मूव करवाए। तो टेम्परेचर भी अगर बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले नहीं करेगा कि वो उसको मज़ीद तेज़ी से पुश करवाएगा आगे। नो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो इस अलाइनमेंट से हटे, रैंडम की तरफ वो जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला R = V/I, यूनिट हम इसके लिए यूज़ करते हैं ओम। नेक्स्ट चीज़ इसमें चलें तो हमें एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, रेजिस्टिविटी। वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट, एक जनरल टर्म है, किसी भी कंडक्टर के लिए यूज़ किया जा सकती है और कोई भी साइज़ हो सकता है। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम जो है वो दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? ख़ास रेजिस्टेंस। तो ख़ास चीज़ है क्या जिसकी वजह से इस रेजिस्टेंस को हमने ख़ास कह दिया? तो वो स्पेसिफिक हमने इसलिए कहा कि ये जो हम कंडक्टर यूज़ करेंगे, इस कंडक्टर का वॉल्यूम इक्वल होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो चीज़ स्पेसिफिक है वो क्या है कि जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है? एक जनरल टर्म है, कंडक्टर का कोई भी साइज़ कोई भी लेंथ हो सकती है, हम उसको बॉदर नहीं करते। रेजिस्टिविटी के केस में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 1 मीटर क्यूब। देखो अब मैं इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू ρL/A। यहाँ से रो का फॉर्मूला लिखें तो रो इज इक्वल्स टू RA/L। अगर आप किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर क्यूब है। जब इन दोनों लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, और जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। एरिया इंटू थर्ड लेंथ, तो वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट करना है, लेंथ को आपने 1 मीटर पुट करना है, रो इज इक्वल्स टू R 1/1। 1 1 से
कैंसिल हो गया या उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको लिखने की ज़रूरत ही क्या है। तो रो इज़ इक्वल्स टू आर, और ये रो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होती है, जब आपने वॉल्यूम कितना पुट किया था 1 मीटर क्यूब। तो अब हम रेजिस्टिविटी को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी असल में क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस, किस चीज़ की, ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, लेकिन कब, व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो हम इसको यूँ डिफाइन कर देते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। जबकि रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फ़ा। इसी टॉपिक को हमने जब आगे किया था तो मज़ीद इसकी जब हमने डिटेल देखी थी तो हमने इस टॉपिक में लिखा था एक कांस्टेंट अल्फ़ा, और उसको मैंने कहा था इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए वो यूज़ होता है। उस अल्फ़ा के दो फार्मूले थे ना, तो अल्फ़ा के लिए एक फार्मूला था आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। दूसरी तरफ अल्फ़ा का रेजिस्टिविटी के केस में फार्मूला था रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। अब अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये अल्फ़ा असल में तब हम यूज़ करते हैं जब कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है मैंने आपको टॉपिक में बताया था, द टेम्परेचर चेंज, ये टी असल में चेंज इन टेम्परेचर है। द टेम्परेचर चेंज इज़ ईदर 1 डिग्री सेल्सियस और इट इज़ इक्वल टू 1 केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन में कोई फ़र्क नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अब ये अल्फ़ा है क्या चीज़, इट इज़ द इंक्रीज़ in the resistance with respect to temperature. It is the increase in the resistance with respect to temperature. और ये क्या चीज़ है, it is the increase in resistivity with respect to temperature. और temperature कितना रखना है, या तो 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। Increase in resistance with increase in 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, या पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क आएगा। चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन पर यूनिट केल्विन, कि यूनिट केल्विन जब टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है। अंडरस्टूड है ना, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होगा, या डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, कि जब 1 यूनिट 1 केल्विन इंक्रीज़ करे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस पे कितना इफ़ेक्ट होगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा के यूनिट्स फिर पूछे आपने, मैंने उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था, रेजिस्टेंस माइनस प्लस, ये दोनों यूनिट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन ये फ़र्क नहीं डालती यूनिट के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के लिए ओहम, यहाँ पर नीचे भी ओहम एंड टाइम। तो जब आप यहाँ से यूज़ करेंगे ओहम ओवर ओहम इनटू टाइम, सॉरी टाइम नहीं है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो केल्विन, ओहम ओहम से कैंसिल, तो यूनिट हो जाएगा पर केल्विन। और अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, तब आपका यूनिट आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। उस केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी ओहम मीटर, नीचे भी रेजिस्टिविटी ओहम मीटर, टेम्परेचर केल्विन, ओहम मीटर से कैंसिल और केल्विन को ऊपर शिफ्ट कर दें, देन इट विल बी इक्वल टू पर केल्विन। दोनों केसेस में यूनिट सेम आता है। दूसरे केस में भी आप चाहें तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अल्फ़ा पॉजिटिव और अल्फ़ा नेगेटिव का केस क्या है। अल्फ़ा पॉजिटिव से मुराद, अब देखें दो तरह के हमने सब्सटेंसेस पढ़े। एक हमने सब्सटेंस पढ़े कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है,
दूसरे हमने सब्सटेंसेस पढ़े कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें रेजिस्टेंस कम होती है। दोनों केसेस कौन कौन से हैं? आम कंडक्टर की बात करें डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं उनमें यही है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मल कंडक्टर्स की मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं, इन द केस ऑफ नॉर्मल कंडक्टर्स मैं ये बात करता हूं कि रेजिस्टेंस आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट, आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। ये बात हो रही है जी नॉर्मल कंडक्टर्स में। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज़ करती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आर टी आर नॉट से बड़ा होगा। यहाँ बड़ी वैल्यू यहाँ छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा का आपके पास जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर मैं बात करूँ थर्मिस्टर्स की या टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स की या सेमीकंडक्टर्स की कि जिनमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मैंने आपको बताया इनमें बॉन्ड्स टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई। तो जो एब नॉर्मल बिहेवियर इसको कह लें कि थर्मिस्टर्स का केस कह लें, सेमीकंडक्टर्स का केस कह लें, उनमें आर टी इज़ लेस देन आर नॉट। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर टी आर नॉट से छोटा होता है। क्यों छोटा है? क्योंकि शुरू पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे। तो आर टी कम, आर नॉट ज़्यादा। छोटी वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपने, बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव का। माइनस करेंगे तो अल्फ़ा का आंसर क्या रहेगा? माइनस में आ जाएगा। सो नेगेटिव। तो अल्फ़ा का यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? अल्फ़ा विल बी इक्वल टू नेगेटिव। इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सेम यहाँ से भी वही चीज़ एज इट इज़ डिराइव हो जाती है। तो ये था अल्फ़ा पॉजिटिव एंड अल्फ़ा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट किरचॉफ रूल्स के अंदर हमने 4 करंट के पास यूज़ किए, चारों में हमने रेजिस्टेंस यूज़ की बारी बारी R1, R2, R3 एंड R4। क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेजिस्टेंस सेम है? तो ये रेजिस्टेंस सेम हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? करंट की अमाउंट उतनी ही रहनी है, वो चेंज नहीं होनी। फ़र्क किस पे पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के ड्रॉप पे पड़ता है। और फ़र्क किस चीज़ पे नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ करंट। अगर आप बात करें, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट रूल सिर्फ करंट से डील करता है, तो इस चीज़ को सोचना भी फजूल बात है कि रेजिस्टेंस इक्वल हो या डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि करंट का एक पाथ है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ही यही है इसका, देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और उसमें अगर लूप सारे के सारे 2 अलग अलग पाथ आ रहे हैं ना जो करंट को लेकर, लेकिन पॉइंट ए पे तो इकट्ठे हो गए ना, वहाँ पे तो सारा करंट इकट्ठा हो जाना है। तो रेजिस्टेंस सेम हो डिफरेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये बार बार आपने पूछा। अच्छा, एक और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लेंथ इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जब एरिया इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस कम कैसे हो जाती है? और साथ एक बड़ी अच्छी लॉजिक भी दी कि सर ऐसा भी तो मुमकिन है। मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने पढ़ा दिया आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ मैंने पढ़ाई आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कि जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना उन्होंने क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया है कि ये पहला कंडक्टर है। जब आपने रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने की बात की, आपने नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ाए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ी। अब वो लेंथ बढ़ाने की जो बात हुई थी वो यहाँ से लेंथ बढ़ाने की बात हुई थी। लेंथ बढ़ने का यही मतलब है कि ये लेंथ इंक्रीज़ हो गई, या दूसरे एंड पे कर लें, यहाँ से इंक्रीज़ कर लें। नंबर ऑफ़ एटम्स की ये हॉरिजॉन्टल लेयर जो थी ये बढ़ गई थी, वही लेयर्स जो पहले यहाँ तक थी अब वो उससे आगे तक यहाँ तक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन पहले हो रही थी वो सिर्फ इतने से हिस्से में हो रही थी, अब इससे ज़्यादा आगे हिस्से में भी होगी। सो ऑब्वियसली जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा मुझे कि जी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले ये है ना कंडक्टर, अब इस कंडक्टर का सिर्फ एरिया बढ़ाते हैं,
अब आप एरिया यूँ कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बढ़ा दिया, अब वायर थिक हो गई, तो अब भी तो रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी। ये क्वेश्चन ही है कि अब भी रेजिस्टेंस बढ़ा दें, क्यों? क्योंकि अब भी तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं ना। अब की बार वर्टिकल लेयर्स बढ़ जाएंगी, पहले वर्टिकल लेयर इतनी थी, अब वर्टिकल लेयर्स बढ़ गई हैं, तो वर्टिकल लेयर जब लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई है तो अब भी रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए। ये बात ऐसे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आप कर क्या रहे हैं, आप यूँ समझें कि यहाँ पर ये वाटर चैनल है, पहले इसकी लेंथ यहाँ तक है, आपने यहाँ पर ये यूँ ऑब्स्टैकल्स रखे हुए, यहाँ से वाटर ने फ़्लो करना है, आपने लेंथ बढ़ाई, ऑब्वियसली ऑब्स्टैकल्स ही बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही आप लेंथ बढ़ाएंगे, वाटर के फ़्लो के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप चैनल को वाइड कर रहे हैं, आप तादाद बढ़ा तो रहे हैं इन सेंस एटम्स की तादाद, लेकिन वो एटम्स की तादाद असल में क्या कर रही है, वो चैनल को वाइड करती जा रही है कि वो मीडियम जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना है, जिसने वो चैनल इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसका एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो अभी भी उसी तरह ही है, लेकिन चूँकि चैनल वाइड हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बीच में से गुजरना आसान हो जाएगा। तो अगर उनका गुजरना, इलेक्ट्रॉन्स का गुजरना आसान हो जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कब कम हुई? जब आपने एरिया को बढ़ाया। तो जब एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ऑल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, कोलिजन नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि आपने एरिया को वाइड किया, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा रास्ता है, वो कहीं ना कहीं से गुजर जाएंगे। सो होप सो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, डिस्टेंस बिकम्स हाफ, द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। मतलब दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान में आपके पास फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी कह दें, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके दरमियान में डिस्टेंस है R। तो क्वेश्चन ये पूछा, ये वैसे पिछले टॉपिक कूलम्स लॉ का ये क्वेश्चन बनता है, पूछा उन्होंने, अब है शायद अभी याद आया पढ़ना। तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, फार्मूला ये। तो अगर ये रेजिस्टेंस हाफ कर दें, और सॉरी डिस्टेंस अगर ये हाफ कर दें, तो डिस्टेंस के हाफ करने पर फोर्स पे कितना इफेक्ट होगा जी? वो ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 टाइम, तो वो कैसे होगा? तो वो यूँ होगा कि अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पर हाफ करूँ तो मैं यूँ लिखूँगा F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2R²। रेजिस्टेंस हाफ करने का यही मतलब है, डिस्टेंस को हाफ करने का, कि जब आप डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो आप लिखेंगे R/2, डिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब वही इलेक्ट्रॉन, वही चार्जेस दूसरे के करीब आ गए। मैं करीब करीब उनको ड्रॉ करूँ, Q1 Q2, ये एज़ कम्पेयर टू दिस हाफ डिस्टेंस में। डिस्टेंस के कम होने पर फोर्स बढ़ेगी, और चूंकि स्केयर का रिलेशन है तो जब आप इसको पुट करेंगे आप लिखेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R/2 होल स्केयर। और जब 2 का स्केयर लेंगे तो 4 थर्ड डिनोमिनेटर में है तो सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², और ये 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2 का स्केयर 4, उसने डिनोमिनेटर से ऊपर जंप करना है, तो फोर्स कितनी बढ़ेगी? फोर्स विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। और खुदारा अजीबोगरीब क्वेश्चन मत पूछा करें। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जी, स्कूल कॉलेज कब ओपन हो रहे हैं? तो फिज़िक्स का लेक्चर है, आप फिज़िक्स से कमेंट्स करें, सिंपल। कोई चीज़ नहीं समझ आती वो पूछें। और दूसरा ये है कि आपको एक नंबर मेंशन कर दिया गया है, अगर आपके क्वेश्चन का आपको लगता है कि आंसर लेंथी होगा तो आप काइंडली कॉल कर लें। और मुझे क्या पता स्कूल कॉलेज कब ओपन हो रहे हैं, ये परसों 8 तारीख को हुई है मीटिंग, उसको देख लें। सितंबर का फर्स्ट वीक कहा गया है, दोबारा प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा। पहले भी आपको लास्ट टाइम भी मना किया था कि फजूल क्वेश्चन ना किया करें, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने शिकवा किया हुआ जी कि स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें। देखिए बच्चे, आपकी चूँकि फ़र्स्ट टर्म की या सेकंड टर्म की डेट्स अनाउंस्ड हैं, मैंने उसी हिसाब से सिलेबस को कवर करना होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि क्या पढ़ाया समझ आ रहा है। अगर तो पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है देन इस तरह की बात करना कि स्पीड कम करें, ये थोड़ा सा मुझे कुछ सूट नहीं करती ये चीज़।
पहली चीज़ है, मेन जो काम है वो है समझ का आना। अगर समझ तो आ रही है ना, फिर तो स्पीड कम करने का तुक नहीं बनता। जहाँ कहीं पर मुश्किल टॉपिक होता है, मैं उस टॉपिक को उसी दिन रिपीट भी करता हूँ, उसकी समरी एंड पे ज़रूर बताता हूँ, और फिर थोड़ा सा उसको तरीके से डील करते हैं उस क्वेश्चन को। लेकिन जहाँ पर इजी टॉपिक्स आ जाते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली बनता है स्पीड बना देना। ज़ाहिर बात है, मैं अगर आपको किरचॉफ, जहाँ पर ये क्वेश्चन आया ना, वो असल पॉइंट दिन वही था जिस दिन मैंने किरचॉफ के रूल्स कराए थे। अब किरचॉफ के रूल भी करा दिए, साथ मैक्सिमम पावर आउटपुट भी करा दी। तो ये तीनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पॉर्टेंट, और तीनों सिर्फ और सिर्फ समझने वाले टॉपिक। तो याद में तो इनमें करना ही आपने कुछ नहीं था ऐसा। दो स्टेटमेंट्स थी, या वो मैक्सिमम पावर आउटपुट का प्रूफ था। किरचॉफ के रूल्स तो एक दफ़ा आपको समझा दिए, वो हमेशा आपको याद रहते हैं, क्योंकि वो रूल्स हैं, जब आपने उनको व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल्स पे लगाना है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाना है। सो स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है अप टू मी। अगर कहीं पर मुझे फ़ील हुआ खुद, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। मैंने सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म करवाना है, मैंने वो चीज़ भी देखनी होती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करूँ। क्वांटिटी पे किया जा सकता है, मैं तादाद ज़्यादा कर सकता हूँ, टॉपिक्स की कम कर सकता हूँ, क्वालिटी पे मैं नहीं कर सकता। अगर आपको क्वालिटी वाइज को मसला है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।